खबर सिर्फ उतनी ही नहीं होती जितनी दिखती है, और खबरों को समझने के लिए जरूरी है उसका नजरिया समझना। नमस्कार, खबरों का नजरिया लिए हाजिर हूं मैं अमित मिश्रा, न्यूज इनसाइट लेकर। आज बात करेंगे अश्लीलता सोच में या कपड़ों में, पब्लिक प्लेस पर कितनी आजादी। दूसरी बड़ी खबर होगी चीन की नाम बदलने वाली नई साजिश की, और तीसरी बड़ी खबर होगी कर्नाटक चुनाव में कैसे मोदी बदलेंगे गेम। लेकिन इनके पहले एक विश्लेषण वैसी खबरों की जो काफी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के पूर्व नेता और कभी गांधी परिवार के खास रहे गुलाम नबी आजाद अब बिल्कुल ही आजाद हो गए हैं। कल उनकी किताब का लॉन्च है, लेकिन किताब के पहले कंट्रोवर्सी हो गई है, और उस कंट्रोवर्सी ने उसे राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बना दिया है। आज आजाद ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और कांग्रेस पर कई हमले किए। सबसे पहले बात करते हैं गुलाम नबी आजाद की, जिनकी कल ऑटोबायोग्राफी आजाद लॉन्च हुई। उससे पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पीएम मोदी के साथ जैसा व्यवहार किया वैसा ही व्यवहार उन्होंने भी मेरे साथ किया। प्रधानमंत्री बहुत उदार हैं, उनका पूरा श्रेय नरेंद्र मोदी को देना चाहिए, और उनके जो कामकाज हैं उन पर भी कोई सवाल उन्होंने नहीं उठाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता के तौर पर किसी भी मुद्दे पर पीएम मोदी को वो बख्शते नहीं थे जब वो विपक्ष के नेता थे। बावजूद इसके पीएम मोदी ने कभी बदले की भावना से काम नहीं किया। वो हमेशा एक नर्म दिल वाले राजनेता की तरह पेश आए। धारा 370 खत्म होने की बाद की घटना का जिक्र करते हुए गुलाम नबी आजाद ने जयराम रमेश, जो कांग्रेस के मौजूदा महासचिव हैं, और सलमान खुर्शीद समेत कई कांग्रेस के सीनियर नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कई नेता धारा 370 खत्म होने के बाद विपक्ष के धरने में नहीं आए। अब बात उस दुखद खबर की जो सिक्किम से आई है। नाथुला में भीषण एवलांच आया है। यह हादसा सुबह 11:30 में हुआ। गैंगटोक के नाथुला दर्रे से जोड़ने वाले जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर यह हादसा हुआ, जिसमें 7 पर्यटकों की मौत हो गई। एवलांच के बाद फंसे हुए 30 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी करीब 80 लोगों के फंसे होने की आशंका है। फंसे हुए लोगों को निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ये सभी लोग बर्फ से ढकी पहाड़ी के किनारे मौजूद थे। इसी दौरान एवलांच आया, जिसे वो किसी तरह अपना बचाव का समय नहीं निकाल पाए और वो हादसे का शिकार हो गए। हादसे पर प्रदेश के साथ केंद्र सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका खड़गे के साथ राहुल गांधी ने भी इस घटना पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। बता दें, नाथुला दर्रा चीन की सीमा से लगा हुआ है, जो अपनी मनोरम सुंदरता के कारण पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। ये देश में हिमालय के सर्वाधिक महत्वपूर्ण दर्रों में से एक है। ये गैंगटोक से लगभग 55 किलोमीटर दूर है। भारत 24 भी इस हादसे में मृतकों के प्रति अपनी संवेदनाएं रखता है। अब बात एक ऐसी खबर की जिसको लेकर काफी चर्चा हो रही है, और वो खबर और उसका विश्लेषण हम करेंगे कि क्या ऐसी खबरें समाज में अपनी छाप छोड़ती हैं, या फिर उनके पीछे जो नजरिया है उस नजरिए का क्या करना चाहिए। दिल्ली मेट्रो में लोगों के अजीब हरकतों की तस्वीरें सामने आती रहती हैं, लेकिन इस बार आए वीडियो ने देश में अश्लीलता के मुद्दे पर जो कानून है उस बहस को फिर जीवित कर दिया है। दिल्ली मेट्रो में बहुत कम कपड़ों में एक लड़की की तस्वीर ने देश में एक नई बहस छेड़ दी। कुछ लोग लड़की के कपड़ों पर सवाल उठा रहे हैं, तो कुछ लोग इसे आजादी से जोड़कर देख रहे हैं। जिस तरह दिल्ली मेट्रो के एक कोच में कथित तौर पर छोटे कपड़ों में यात्रा कर रही एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में महिला अन्य यात्रियों के साथ बैठी है और बहुत कम कपड़े पहनकर मेट्रो कोच के अंदर वो मौजूद है। बाद में महिला खड़ी होकर वहां से जाती है, लेकिन उसके बाद एक नई बहस शुरू हो जाती है, जो इस नजरिए पर होती है कि क्या कपड़े पहनना अपना मौलिक अधिकार है, आजादी है, या उसका दुरुपयोग है। आज हम इसका विश्लेषण करेंगे कि क्या यह आजादी है या अश्लीलता।
लेकिन उससे पहले आपको कम कपड़े पहनकर सफर कर रही लड़की का क्या कहना है वो हम सुनवाते हैं। Who the hell are you to comment on my clothes? हाँ? Who are you? शक्ल देखिए अपनी? Whatever I am 1,000 times better than you. Who the hell are you to comment on my clothes? हाँ? Who are you? शक्ल देखिए अपनी? Whatever I am 1,000 times better than you. आपने सुना वायरल हो रही महिला को। अब आपको दिखाते हैं कि महिला के इस वीडियो के बाद डीएमआरसी ने क्या कहा। डीएमआरसी ने अपने यात्रियों से सभी सामाजिक शिष्टाचार और प्रोटोकॉल का पालन करने की उम्मीद करती है जो समाज में स्वीकार्य है। यात्रियों को ऐसे किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए या ऐसा कोई पहनावा नहीं पहनना चाहिए जिससे दूसरे यात्रियों की संवेदनाएं आहत हों। दिल्ली मेट्रो ने कहा कि डीएमआरसी का संचालन और रखरखाव अधिनियम में अभद्रता को धारा 59 के तहत दंडनीय अपराध के रूप में सूचीबद्ध करता है। हम अपने सभी यात्रियों से अपील करते हैं कि वे मेट्रो जैसी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में यात्रा करते समय कृपया मर्यादा बनाए रखें। हालांकि यात्रा करते समय कपड़ों की पसंद जैसे मुद्दे एक व्यक्तिगत मुद्दा है और यात्रियों से अपेक्षा की जाती है कि वे एक जिम्मेदार तरीके से अपने आचरण को विनियमित करें। ये था डीएमआरसी का पक्ष। अब इस विषय में पुलिस का क्या नजरिया है वो भी हम बताते हैं। पुलिस की नजर में ये अपराध है या नहीं, इस मामले को लेकर हमारे संवाददाता ने दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड डीसीपी एलएन राव से बातचीत की। इससे मैं समझता हूं कि यंग जनरेशन को इसके दिमाग पर असर गलत पड़ेगा और ये काम करना मैं कहता हूं मोरलिटी और डिसेंसी के खिलाफ है। लेकिन कानून में जो मैं बताया हूं 294 आईपीसी का धारा का अपराध तभी होगा जब कोई आदमी कंप्लेंट करे और वो टोटल डिसेंसी को देखते हुए टोटल न्यूड पिक्चर में जाए, यानी कि उसके बदन पे कोई कपड़े भी ना हो, जो प्राइवेट पार्ट है उनके ऊपर कोई भी कपड़ा ना हो। दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए ऑब्सीन एक्ट ऑन देयर पार्ट। आपने तीनों पक्ष सुने। अब बात क्या ये अश्लीलता है या अधिकार है? दरअसल भारतीय संविधान में अभी तक अश्लीलता का कोई प्रॉपर पैमाना नहीं है। न्यूडिटी पर फिल्मों में और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए तो कानून बनाए गए हैं, लेकिन आम जनता क्या पहने उस पर कोई कानून नहीं है और हो भी नहीं सकता, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहां सबको अपनी आजादी से कपड़े पहनने का अधिकार है। लेकिन क्या इस अधिकार का प्रयोग पब्लिसिटी गेन करने के लिए नहीं होने लगा है? क्या आप और हम यदि मेट्रो में सफर करें और इस तरह के छोटे कपड़े पहनकर कोई हमारे साथ सफर करे तो हमें सहज लगेगा? ये सवाल है। ये तय करने का अधिकार भी हमें होना चाहिए या सिर्फ आजादी के नाम पर किसी को कुछ भी करने का अधिकार हो? क्योंकि आजादी सबकी है, इस आजादी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सार्वजनिक रूप से बड़े बच्चे सब सफर करते हैं। आप घर में कुछ भी कीजिए, अपने यहाँ पार्टियां कीजिए, जो मर्जी कीजिए, अपनी गाड़ी में सफर करते हुए जैसे मर्जी वैसे कपड़े पहनिए। लेकिन क्या जब आप सार्वजनिक सफर के दौरान ऐसा करते हैं तो दूसरों को खलल नहीं होता? दूसरों की आजादी का ध्यान रखने की जरूरत होती है। लेकिन भारतीय संविधान में अधिकार के साथ कर्तव्यों की भी विवेचना है। वो कर्तव्य हमारे संस्कारों के साथ जोड़े जाते हैं। क्या भारत में आजादी के नाम पर अश्लीलता फैलाई जा रही है या किसी भी तरह के कपड़े पहनना आपका अधिकार है? इस पर आप अपनी राय हमें जरूर कमेंट में बताइए। आपको बताएं कि भारत में कानूनी नजरिए से अश्लीलता एक अपराध है और इसके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 292, 293 और 294 के तहत सजा का भी प्रावधान है। हालांकि इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अश्लीलता है क्या और इसका क्या दायरा है। कानूनी जानकारों की माने तो अगर कोई शख्स ऐसी अभद्र सामग्री, किताब या अन्य आपत्तिजनक सामान बेचे या सर्कुलेट करे जिससे दूसरों की नैतिक रूप से परेशानी होती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में दोषी पाए जाने पर आरोपी को 2 साल की सजा और 2,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर दूसरी बार वह ऐसे ही मामले में दोषी पाया जाता है तो उसे 5 साल की जेल और 5,000 रुपए जुर्माना देना होगा। भारत में अश्लीलता पर कानून तो बना है, लेकिन इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन
इसका कुछ दायरा बताया गया है। आईपीसी धारा 292, आईटी एक्ट 67 में उन सामग्रियों को अश्लील बताया गया है जो कामुक या कामुकता पैदा करता है या फिर इसे देखने, पढ़ने और सुनने से कामुकता पैदा होती है। लेकिन कानून में कामुक और कामुकता किसे माना जाए, इसको लेकर स्पष्ट नहीं राय है। इसकी व्याख्या करने का अधिकार कोर्ट पर छोड़ दिया गया है। लेकिन जिन धाराओं पर अश्लीलता पर कानून बने हैं उनके बारे में हम आपको बताते हैं। अश्लीलता के मामले से जुड़ी एक धारा 509 भी है। अगर कोई व्यक्ति महिला की शील या लज्जा भंग करने वाली चीज दिखाता है या बोलता है तो उसके खिलाफ इस धारा के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसमें 3 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। वहीं सोशल मीडिया के लिए भी धारा है। अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यानी सोशल मीडिया के जरिए कामुक या कामुकता को बढ़ावा देने वाला कंटेंट प्रकाशित या प्रसारित करता है तो उसके खिलाफ आईटी एक्ट 67A के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में दोषी पाए जाने पर 5 साल की जेल और 10 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान है। दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 7 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। आपको बता दें कि न्यूडिटी का ये मामला नया नहीं है। इससे पहले भी उर्फी जावेद, रणबीर कपूर पर न्यूडिटी के मामले में केस दर्ज हो चुके हैं। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने अमेरिकी पत्रिका पेपर के कवर पेज के लिए न्यूड फोटोशूट कराया था, जिसकी कुछ तस्वीरें रणवीर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की थी, जिसके बाद कुछ लोगों ने इन्हें अश्लील बताया। इस मामले में मुंबई में आईपीसी की धारा 292, 293 और 509 के तहत आईटी एक्ट की धारा 67A के तहत भी केस दर्ज किया गया। सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद अक्सर कम कपड़ों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। उन पर भी न्यूडिटी के आरोप लगे हैं। बीजेपी नेता चित्रा किशोर वाघ ने टीवी एक्ट्रेस उर्फी जावेद पर आरोप लगाया था कि वह अश्लीलता को बढ़ावा देती है। बीजेपी नेता ने मुंबई पुलिस में उर्फी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद उर्फी जावेद को पुलिस ने अंबोली पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया था। पुलिस के सामने उर्फी ने कहा कि वह एक आजाद इंसान है, वे अश्लीलता को बढ़ावा नहीं दे रही हैं। वो शूट के लिए निकलती हैं और पेपराजी उनकी तस्वीरें खींच लेते हैं। इसके अलावा पुलिस के सामने उर्फी जावेद ने यह भी कहा कि भारतीय संविधान में ऐसे कपड़े पहनना कानूनी जुर्म नहीं है, जिसका जिक्र हमने पहले किया था। लोग उन्हें फॉलो करते हैं और तस्वीरें खींचते हैं, वे तस्वीरें वायरल नहीं करती। अभिनेता मिलिंद सोमन पर भी अश्लीलता के आरोप लगे थे। मिलिंद सोमन ने 55वें जन्मदिन पर इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो शेयर की थी। इस फोटो में वो गोवा के एक बीच पर बिना कपड़ों के दौड़ लगाते दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद उनके खिलाफ अश्लीलता के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या सार्वजनिक तौर पर न्यूडिटी सही है? ये आपको हमने दिखाया कि क्या न्यूडिटी पर एक जो नई बहस छिड़ रही है उसमें आपके विचार क्या हैं। क्या ये आज़ादी है या आज़ादी का दुरुपयोग? क्योंकि कानून और धाराएं तो हमारे पास हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है संस्कार। क्या हम अपने मूल्यों को भूलते जा रहे हैं? क्या हमारे परिवार हमारे मूल्यों से अलग हो रहे हैं? ये आज सबसे बड़ा बहस का मुद्दा है और उस मुद्दे पर हम चाहेंगे आप अपनी राय स्पष्ट तरीके से हमें भेजें। दो 2024 की जीत को पक्की करने के लिए पीएम मोदी मिशन मोड में हैं। दक्षिण में कमल के रथ को आगे बढ़ाने के लिए पीएम लगातार कर्नाटक के दौरे कर रहे हैं। कर्नाटक चुनाव की घोषणा से पहले सिर्फ 3 महीनों में पीएम कर्नाटका में 6 बार गए हैं, जिसमें उन्होंने कर्नाटक को कई सौगात दी है। पिछले दौरे में पीएम ने कर्नाटक के लोगों को 16,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी थी। आगामी चुनाव में बीजेपी ने राज्य की कुल 224 विधानसभा सीट में कम से कम 150 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में बीजेपी चुनावी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी ने कर्नाटक के लिए स्पेशल प्लान तैयार किया है। 224 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी और उनके सहयोगियों के 119 विधायक हैं। बीजेपी उत्तर प्रदेश और गुजरात की तर्ज पर कई मौजूदा विधायक के यहां टिकट काटने का मन बना चुकी है।
सूत्रों की माने तो लगभग 40% मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। 5 से 7 अप्रैल के बीच 9 अप्रैल तक बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होने वाली है। इसी मीटिंग में सारे उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो जाएंगे। बीजेपी अपने सीएम के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेगी, सारा चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। डबल इंजन सरकार के मॉडल पर चुनाव लड़ा जाएगा, जो भारतीय जनता पार्टी अक्सर हर राज्य में करती आ रही है। बीजेपी कर्नाटक चुनाव में कॉर्पोरेट बॉम्बिंग की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि कॉर्पोरेट बॉम्बिंग यानी धड़ाधड़ रैलियां, बीजेपी ने धड़ाधड़ रैलियां करने का प्लान बनाया है ताकि कर्नाटक के चुनावी माहौल को पूरी तरह से भगवामय किया जा सके। बाकायदा इस पूरे मिशन के लिए बीजेपी ने 40 स्टार कैंपेनर की सूची भी जारी की है। पहले स्टार कैंपेनर तो खुद प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। उनके बाद गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटक के बीएस येदियुरप्पा, यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ, एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जैसे बड़े कई और चेहरे होंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों की एक लंबी चौड़ी फौज कर्नाटक के चुनाव में वहां के राजनीतिक मैदान को संभाल रही है और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार अपने सारे सांसदों और खास तौर पर केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी भी कर्नाटक चुनाव के लिए लगाई है, क्योंकि दक्षिण का चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जीतना उसके जो चुनावी दावे हैं उस पर और चार चांद लगाएगा। अब तक पूर्वोत्तर में आपने भारतीय जनता पार्टी की जीत देखी थी, अब ये दक्षिण का रन शुरू हो रहा है और कर्नाटक जो है दक्षिण भारत के एकमात्र राज्य में भारतीय जनता पार्टी के पास है जहां उनका शासन है। जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर यह चाहेगी कि उनका ही शासन वहां कायम रहे, क्योंकि जब दक्षिण की बात आप करते हैं तो कर्नाटक एक महत्वपूर्ण राज्य है और उस राज्य से अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता पर काबिज रह गई तो फिर वहां से एक दक्षिण की नई राजनीति को भारतीय जनता पार्टी अंजाम तक पहुंचाएगी। प्रधानमंत्री मोदी इसके लिए कटिबद्ध हैं और लगातार आप देखें वो रैलियों के जरिए, घोषणाओं के जरिए, योजनाओं के जरिए भारतीय जनता पार्टी और अपनी सरकार की जो नीतियां हैं उसको स्पष्ट तरीके से रख भी रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष स्टार प्रचारकों के लिए सख्त निर्देश दे रहे हैं कि वो मतदान वाले राज्यों में अपना अपना समय 2 हफ्ते का समय दें और उससे ज्यादा का भी समय दें। ज्यादा लोग बीजेपी की तरफ कैसे आकर्षित हों, इसके लिए केंद्रीय मंत्री घर घर जाकर चुनाव प्रचार करें। वहीं पीएम रैलियों के जरिए बीजेपी के लिए माहौल बनाएंगे और कांग्रेस की पूर्ववर्ती जो सरकार रही है उसके भ्रष्टाचार को गिनवाएंगे। पीएम मोदी 8 से 10 अप्रैल को कर्नाटक में चुनावी प्रचार की शुरुआत करेंगे। मैसूर के नेशनल पार्क में रैली से पीएम कांग्रेस और जेडीएस के खिलाफ ताल ठोकेंगे और कर्नाटक के लोगों को बीजेपी के काम गिनवाएंगे। जो कर्नाटक में जो आप सड़कें, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, फ्लाईओवर, ब्रिज ये सब देख रहे हैं, ये बीजेपी ने बनवाए हैं और आगे भी ये विकास की प्रक्रिया जारी रहेगी। ये प्रधानमंत्री का मूल मंत्र होगा उनके भाषण का। पीएम केंद्रीय योजनाओं से लेकर कर्नाटक में भविष्य की योजनाओं का खाका लोगों के सामने रखेंगे। दरअसल बीजेपी चाहती है कि कर्नाटक का चुनाव लोकल मुद्दों के बजाय राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाए ताकि बीजेपी को इसका पूरा फायदा मिले। कर्नाटक विधानसभा में पूर्ण बहुमत हासिल करने के लिए बीजेपी का लक्ष्य कम से कम 150 सीटें जीतना है। साल 2018 वाली स्थिति में बीजेपी वापस नहीं जाना चाहेगी, जब उसने पहली बार एकमात्र पार्टी के रूप में चुनाव जीता था, लेकिन सरकार बनाने में असमर्थ रही थी। हालांकि सीटें उनके पास सबसे ज्यादा थी और वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। उस समय कांग्रेस और जेडीएस ने सत्ता बनाए रखने के लिए गठबंधन किया था और 29 सीट वाली जेडीएस को मुख्यमंत्री पद दे दिया था। कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन इस बार जेडीएस और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, उनका समझौता नहीं हो पाया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या एचडी देवगौड़ा के नेतृत्व वाली जेडीएस एक किंग मेकर के रूप में कार्य करेगी या फिर किसी पार्टी को बहुमत न मिलने पर सरकार गठन का प्रस्ताव कर सकती है। वो ऐसा कर सकती है क्योंकि एक छोटे दल की बहुत मजबूरी भी होती है। तो क्या किंग मेकर की भूमिका में रहेगी, ये चुनाव के नतीजे बताएंगे। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्साह में है कि उन्हें 150 का आंकड़ा कैसे छूना है, उसकी रणनीति पर वो काम कर रही है।
आपको बता दें कि साल 1985 से लगातार 2 बार कर्नाटक विधानसभा चुनाव कोई भी राजनीतिक दल पूरी तरीके से नहीं जीत पाया। आखिरकार एक पार्टी ने 1985 में फिर से जीत हासिल की थी, जब रामकृष्ण हेगड़े के नेतृत्व में जेडीएस के दूसरे कार्यकाल के लिए वो सत्ता में वापस लौटी थी। कांग्रेस और जेडीएस ने 124 और 93 सीटों के लिए प्रत्याशी की पहली लिस्ट सार्वजनिक रूप से जारी कर दी है। हालांकि राज्य के राजनीतिक क्षेत्र में प्रमुख खिलाड़ी बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस ही हैं, लेकिन कई अन्य राजनीतिक दल भी कर्नाटक में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी राज्य में पैर जमाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा जनार्दन रेड्डी की कल्याण राज्य प्रगति पार्टी, केआरपीपी, बहुजन समाज पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई और ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन एआईएमआईएम जैसी अन्य छोटी पार्टियां चयनित सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। ये पार्टियां बीजेपी के लिए तो नहीं, लेकिन कांग्रेस और जेडीएस के लिए वोट कटुआ जरूर साबित हो सकती, क्योंकि जितनी छोटी पार्टियां होंगी जाहिर सी बात है उनका जो वोट बैंक होगा वो कांग्रेस और जेडीएस का ही वोट बैंक है। दक्षिण भारत में दक्षिण के 6 राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना आते हैं। इनमें 6 राज्यों में से सिर्फ कर्नाटक में ही बीजेपी की अपने बूते पर सरकार है। कर्नाटक को छोड़कर दक्षिण भारत के किसी भी राज्य में भगवा पार्टी अपनी पैठ अब तक नहीं बना पाई है। हालांकि पुडुचेरी में पार्टी सत्ता में भागीदार जरूर है। इस लिहाज से बीजेपी के सामने दक्षिण विजय का लक्ष्य बहुत कठिन है। साउथ में बीजेपी को उत्तर भारतीयों की पार्टी माना जाता है। पार्टी को नॉर्थ इंडिया पार्टी का टैग हटाना बहुत मुश्किल है। साउथ में रीजनल पार्टियों का हमेशा से दबदबा रहा है और इतिहास रहा है। आप तमिलनाडु देखें, रीजनल पार्टी से लड़ने के लिए बीजेपी के पास स्थानीय नेतृत्व की वैसी कमी है जो राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें नहीं है। तो स्थानीय नेतृत्व को डेवलप करना बीजेपी के लिए एक चुनौती है। दक्षिण भारत में बीजेपी के सामने अपनी एकमात्र सरकार को बचाना भी एक चुनौती है और उसे रिपीट करना उससे भी ज्यादा बड़ी चुनौती है। क्यों कर्नाटक बीजेपी के लिए जरूरी है, ये आपको हम समझाते हैं। कर्नाटक के दम पर बीजेपी तेलंगाना में भी जड़ें मजबूत करना चाहेगी। कर्नाटक जीत के बाद बीजेपी का अगला लक्ष्य तेलंगाना विजय का होगा, जहां बीजेपी ने अपनी जड़ें मजबूत की है। वहीं तेलंगाना में केसीआर मजबूती से बीजेपी के आगे खड़े हैं और बीजेपी से लड़ने के लिए तीसरा मोर्चा बनाने में भी लगे हुए हैं। लेकिन बीजेपी का मानना है कि जिस तरह कर्नाटक में जेडीएस को खत्म किया गया, उसी तरह केसीआर को भी खत्म किया जा सकता है, क्योंकि जहां जहां बीजेपी की एंट्री हुई है वहां बीजेपी ने रीजनल पार्टियों के वजूद को खत्म कर दिया है। यूपी में जब से बीजेपी की सरकार बनी, मायावती की पार्टी अस्तित्व की जंग लड़ रही है, ये आप भी देख रहे हैं। गुजरात में बीजेपी की सरकार है, रीजनल पार्टी का नामो निशान कहीं नहीं है। आप बीजेपी को चुनौती देने गई थी लेकिन बुरी तरह हार गई। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहां भी रीजनल पार्टी नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने की फाइट में है। कर्नाटक में भी बीजेपी के आने के बाद जेडीएस वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रही है। वो अलग बात है कि सिर्फ 29 सीटें आने पर कांग्रेस ने उसके साथ मिलकर सरकार बना ली थी, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी को रोकना चाहती थी। दरअसल बीजेपी का मकसद है कि हिंदी भाषी राज्यों की घटती सीटों को दक्षिण से पूरा किया जाए, क्योंकि वे पिछले 2 चुनाव में बीजेपी लगातार हिंदी भाषी राज्यों में से 95% सीटें निकाल रही है। बीजेपी चाहती है कि वहां से जो भी घाटा हो वो दक्षिण से पूरा किया जाए। इसलिए कुछ दिन में मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल भी हो सकता है, ऐसी चर्चाएं हैं। और कर्नाटक ही है जहां से आगे आने की राह आसान होगी। दक्षिण विजय में सफलता मिलेगी, वरना यह मैसेज जाएगा कि बीजेपी दक्षिण की पार्टी नहीं बन सकती। बीजेपी हिंदी भाषी राज्यों की ही पार्टी है। और एक बड़ी ब्रेकिंग खबर, दिल्ली बीजेपी महासचिव की बैठक में हुए बड़े फैसले। पार्टी स्थापना दिवस को लेकर बीजेपी का देशव्यापी प्लान। नेता और मंत्री पार्टी के 9 सालों के कार्यकाल और उपलब्धियों को बताएंगे। पीएम मोदी 10,40,000 बूथ को करेंगे वर्चुअल संबोधित। जेपी नड्डा नए ऑफिस में सुनेंगे पीएम मोदी का संबोधन। 6 से 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह चलाएगी भारतीय जनता पार्टी। 15 मई से 15 जून तक चलाया जाएगा विशेष अभियान।
ओबीसी, एससी, एसटी, ट्राइबल और पसमानदा मुस्लिम पर रहेगा विशेष ध्यान। अंतर्राष्ट्रीय योगा डे को लेकर भी हुई चर्चा। बीजेपी सूत्रों के हवाले से खबर तो ये आपने बड़ी खबर देखी कि भारतीय जनता पार्टी और उनके महासचिवों की बैठक में किन महत्वपूर्ण विषयों पर फैसला लिया गया। अब आपको एक दूसरी बड़ी खबर की ओर ले जाते हैं। एलजीबीटी समुदाय पर आरएसएस नेता ने विवादित बयान दिया है। जहां आरएसएस नेता और प्रमुख मोहन भागवत ने कुछ वक्त पहले समलैंगिकता को भारतीय संस्कृति का हिस्सा बताया था, साथ ही शास्त्रों का हवाला भी दिया था, वहीं अब आरएसएस के श्रमिक शाखा भारतीय मजदूर संघ के पूर्व अध्यक्ष सीके साजी नारायणन ने इसे राक्षसों के बीच की प्रथा बताया है और शास्त्रों का हवाला भी दिया है। क्या है ये पूरा मामला, आपको समझाते हैं। दरअसल आरएसएस से जुड़ी पत्रिका द ऑर्गेनाइजर के प्रकाशित एक लेख में साजी नारायण ने समलैंगिक यौन संबंधों को न केवल अप्राकृतिक करार दिया, बल्कि समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने वाले अपने ऐतिहासिक 2018 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों की भी आलोचना की है। नारायणन ने अपने बयान में कहा कि समलैंगिकता का जिक्र रामायण में राक्षस महिलाओं के बीच एक प्रथा के रूप में किया गया था, जिसे हनुमान जी ने लंका में देखा था। धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र समलैंगिकता को दंडित करते हैं, लेकिन कामसूत्र और समलैंगिकता समाज में मौजूद है। वहीं आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एलजीबीटी समुदाय का समर्थन किया था। इस साल जनवरी की शुरुआत में आरएसएस से जुड़ी पत्रिकाओं, ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य को दिए एक इंटरव्यू में मोहन भागवत ने एलजीबीटीक्यू अधिकारों के मुद्दे पर बात की थी। इस दौरान उन्होंने संघ के समर्थन को दोहराया था। साथ ही एलजीबीटीक्यू समुदाय को समाज में उचित स्थान दिलाने के लिए आरएसएस प्रमुख ने राक्षसों के राजा जरासंध के 2 सेनापतियों हंस और दिवंका की कहानी भी सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि वो एक समलैंगिक संबंध में थे। अब संघ के नेता इसे अपराध बता रहे हैं। क्या आरएसएस ने एलजीबीटी समुदाय पर अपना पक्ष बदल लिया है, या ये सिर्फ नारायण का बयान है या उनकी सोच है? आरएसएस सहमत नहीं है इस विषय पर, लेकिन सवाल ये उठता है कि नारायणन ने यह बयान आरएसएस की पत्रिका को ही क्यों दिया। अब सवाल यह है कि ये खबर जो है ये फिर चर्चा में आ गई है और एलजीबीटीक्यू पर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। हालांकि कोर्ट ने इस विषय में काफी साफ रुख रखा है उनके अधिकारों को लेकर और वर्णित भी किया है कि उनके क्या क्या अधिकार हैं। भारतीय समाज में हालांकि उन्हें बहुत अच्छे नज़र से नहीं देखा जाता, लेकिन अब बहुत सी जगहों पर उन्हें मान्यताएं मिलने भी लगी हैं। तो क्या इन मान्यताओं के ऊपर ऐसे बयान हावी होंगे? ये सबसे बड़ा सवाल होता है, और खास तौर पर अगर 2 बड़े नेता आरएसएस के ही नेता की तरफ से, क्योंकि मोहन भागवत आपने देखा कि आरएसएस के प्रमुख जितनी तरीके से उन्होंने इसका समर्थन किया, उसके बाद इनका जो बयान आया है वो अपने आप में एक विरोधाभासी बयान है। अब इस विषय पर जानकार क्या कहते हैं, उनका रुख जल्द से जल्द स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल इस चर्चा ने एक नए विवाद को तो जन्म दे ही दिया है कि आखिर समलैंगिकता पर ये ऐसा प्रश्न क्यों है, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिस पर आप बिल्कुल भी फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट का जो नजरिया है, कोर्ट ने जो उनको अधिकार दिए हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अब सवाल ये है कि ऐसे बयान का मतलब इस समाज में क्या है। अच्छा,